हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर हिम। आज हम आपके लिए विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण वायरल पेपर लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका पेपर कब है? 29 फरवरी को। ये पूरा का पूरा वायरल पेपर है, यही आपका एग्जाम में आने वाला है। मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा मैं सोल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। कब? आपका 29 फरवरी 2024 को। आप ये वाला कोड याद रखना, 824 BM, यही वाला सेट्स आपका आने वाला है। मुद्रित प्रश्नों की संख्या होगी आपके 10। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना, आपका जो भी अनुक्रमांक आपको मिले, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम भी डाल देना, ये आप याद रखना, ठीक है। यही है केवल प्रश्न पत्र 2024 विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र यही आपका आने वाला है दोस्तों 29 फरवरी 2024 को। तो आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। पूरा मैं पेपर आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। सामान्य निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का ख गा में विभाजित है, ठीक है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा भाटन का प्रयोग ना करें। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ अनिवार्य करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका खंड का है तो नए पृष्ठ से प्रारंभ करना, उपखंड गा है तो उसको भी नए पृष्ठ से आप लोग प्रारंभ करेंगे। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। चलिए चलते हैं हम दोस्तों अपने खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण वायरल पेपर होने वाला है आपका 29 फरवरी 2024 को ही यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा हल करके दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, खंड आ 20 अंक का आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, ठीक है ना। क्या दोस्तों? कोई दर्पण है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनाता है? सीधा। सीधा प्रतिबिंब कैसे होते हैं दोस्तों? आभासी होते हैं। तो वह दर्पण कौन सा है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। बताओ क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों आप सभी जानते हो, ठीक है। अगर कोई भी, ठीक है ना, अगर कोई भी आपका वस्तु है, ठीक है, मान लो आप ही खड़े हो, अगर प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। तो वो तो या तो आपका क्या होना चाहिए? या तो आपका समतल होगा अथवा क्या होगा? आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं? सीधा। कैसा बनाते हैं दोस्तों? सीधा। क्लियर हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण कैसा बनाता है दोस्तों? अवतल दर्पण आपका सीधा भी बना देता है और क्या बनाता है? वास्तविक भी बना देता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु आपने ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, ठीक है, तब आपका अवतल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आ गया? चलो बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलो देखो, निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते? यानी किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते, अपना नेत्र जो है दान नहीं कर सकते? एड्स, ल्यूकेमिया, तंत्रिका शोथ, उपरोक्त सभी। बताओ क्या करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, ठीक है। तो क्या अगर आप किसी व्यक्ति को क्या है, एड्स है या ल्यूकेमिया है या तंत्रिका शोथ है, ठीक है, तो क्या होगा? इन कंडीशन में वो नेत्रदान नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगर व्यक्ति को एड्स है, ल्यूकेमिया है, तंत्रिका शोथ बीमारी है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता? नेत्रदान नहीं करता। तो इसका जो आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, विद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है? आपका कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। क्लियर। कूलाम किसका मात्रक होता है? आपका आवेश का। किसका मात्रक होता है? आवेश का। एम्पियर किसका होता है? आपका विद्युत धारा का। एम्पियर दोस्तों किसका होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है? आपका विभव या विभवांतर, ठीक है। विभव या विभवांतर किसका मात्रक होता है?
वोल्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। क्लियर। चलो, एक विद्युत यूनिट बराबर है, एक विद्युत यूनिट बराबर है किसके? 1 जूल सेकेंड, 1 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 शक्ति घंटा। बताओ क्या है इसका आंसर? एक विद्युत यूनिट जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। किसके? 1 किलोवाट घंटा। किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो, पांचवा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। करेक्ट आंसर बताओ। ठीक है, क्या है? तो वो नियम है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर डी। चलो, छठा, धात्विक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, प्रकृति पर, मोटाई पर, आकार पर। तो धात्विक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपका वायरल पेपर है, ये आपको देखने को मिलेगा 29 फरवरी 2024 को। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपकी प्रकृति पर। जैसी प्रकृति होगी उसी पर धात्विक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सातवां, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। किसकी? अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। करेक्ट आंसर इसका बताओ क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है? करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अवतल लेंस हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है, एक तो बनाता है आपका आभासी सीधा व वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आभासी सीधा व छोटा। क्लियर। चलो, इसके बाद एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। ठीक है, ये AUPAC नाम किसका? एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल ये तो नहीं हो सकता, एथेनॉल बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका CH3CH2OH। ये होता है आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र। ये OH क्रियात्मक समूह है, इसका क्या होना चाहिए? ठीक है, ये ओल होना चाहिए। ठीक है, ओल लगा होना चाहिए, वही है आपका। देखो, एथेनॉल या हाइड्रॉक्सी एथेन ये तो हो नहीं सकता। क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ एथ बोलते हैं। ठीक है, और क्या है आपका? इनके मध्य सिंगल बंद होगा। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप लोग? एन। और OH का क्या लगाते हो? लगन ओल। ठीक है, बस क्या हो गया? एथेनॉल। क्लियर। चलो, नमा सिनेवार अयस्क है, कॉपर का, मरकरी का, चांदी का, लेड का। तो सिनेवार अयस्क है, ये आपको बताना है नमे का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या सिनेवार अयस्क है? किसका है? कॉपर का, मरकरी का, चांदी का, लेड का। ठीक है, तो किसका है आपका? मरकरी का। किसका है? मरकरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मरकरी का क्या होता है? प्रतीक Hg। लेड का क्या होता है? Pb। क्या होता है लेड का? Pb। ठीक है, चांदी का क्या होता है? Ag। कॉपर का क्या होता है? Cu। ठीक है, याद रखना। क्लियर। चलो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का pH मान है 7 से कम तथा 0 से अधिक 0, 7 से अधिक तथा 14 से कम 7। बताओ क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का pH मान। ठीक है, तो याद रखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर शुद्ध जल का pH मान क्या होता है आपका? 7 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर 0 है तो क्या है वो? अम्लीय, बहुत अधिक अम्लीय। 7 से कम तथा 0 से अधिक, 7 से कम हो 0 से अधिक तो कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। 7 से अधिक या 14 से कम तो कैसा होगा? विलयन आपका क्षारीय। ये पॉइंट आप याद रखना, पेपर में पूछ सकता है आपसे। चलो, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaO CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 CaCl2। बताओ, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र ये क्या होता है आपका? बिना बुझा चूना। ये किसका फॉर्मूला होता है? बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना, इसमें जल डाल दोगे बुझ जाएगा, तो ये क्या है आपका? बुझा हुआ
चूना। क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप बोल देते चूना पत्थर। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो सूत्र कौन सा हो गया करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, CaO, इसका होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ? Zn किसको हटा दिया? H2 को हटा दिया, SO4 का स्थान ले लिया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है आपकी विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बना लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया A प्लस B, मिलकर बना लें आप AB। तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद वियोजन में क्या होता है? कोई एकल पदार्थ है और दो में टूट जाए, A प्लस B। ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? वियोजन। ठीक है, क्लियर? ऐसे करके विस्थापन, द्विविस्थापन में क्या होगा? अणुओं का आदान प्रदान, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, द्विविस्थापन में। क्लियर हो गया? कैसे सर? जैसे हमने लिख दिया। ठीक है, NaOH प्लस HCl। तो ये क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? पेपर में आप ऐसे ही छाप देना। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3 CH3Cl CCl4, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो क्लोरोफार्म का जो सही आंसर होता है तो वो होता है CHCl3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 14 पृथक कण का नियम प्रस्तुत किया। लेमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, मेंडल ने। तो पृथक कण का नियम प्रस्तुत किसने किया? तो ये आपको बताना है। तो वैसे तो आप आंसर बता दोगे अच्छे से। किसने किया है? आपके मेंडल ने। किसने किया? मेंडल ने। मेंडल ने आपके 3 नियम दिए। ठीक है, पृथक कण का नियम, आनुवंशिकता का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अवयवों का नियम। ये 3 नियम दिए मेंडल ने। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44, 45, 46, 47। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या आप सभी जानते हो 46 होती है, यानी कि कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगर आपसे पूछे कायिक 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 कितने होते हैं? ठीक है, कायिक गुणसूत्र। ठीक है, कायिक गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो याद रखना वो होती है 22। जो एक बचता है यक्स और वाई, ठीक है, यही आपका निर्धारण करता है। या अगर यक्स और वाई है तब तो होगा आपका लड़का संतान प्राप्त होगी। अगर यक्स यक्स है तो क्या होगी? आपकी लड़की संतान प्राप्त होगी। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलो, निम्न में कौन परागकोश में पाए जाते हैं? बाह्यदल, परागकण, अंडाशय, अंडक। बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायंसेफेलॉन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है आपका सेरिब्रम। कौन सा है आपका? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए। क्रमरूप परसेसिका भाग है क्षुद्रांत का, वृद्धांत का, सीकम का, कोलन का। बताओ क्रमरूप परसेसिका भाग है किसका है? तो ये है आपका सीकम का। किसका है दोस्तों? सीकम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेप्सिन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन। तो पेप्सिन क्या है ये आपको बताना है। पेप्सिन तो आप सभी जानते हो क्या है? आपका वसा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेप्सिन क्या है? आपका वसा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 20वां प्रश्न, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं? क्रमाकुंचन, पाचन, परिसंचरण, अवशोषण। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको आंसर? समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं दोस्तों? क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम करेंगे खंड वा, 50 अंक के होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न है। उपखंड का करने वाले हैं, क्या है, विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा उनके मात्रक लिखिए, 4 अंक का। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। विद्युत विभवांतर क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच किए जाने वाले, यानी बी बराबर क्या होता है आपका, W/Q। तो समझ में आ गया होगा क्या, कार्य और बटे आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। छाप देना एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत। दूरदर्शी दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। दूरदर्शी दोष क्या होता है, जैसे दूरदर्शी मतलब इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इसके संशोधित कैसे किया जा सकता है, इसका संशोधित आप लोग इसका उत्तल लेंस का प्रयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, किरण आरेख भी आप बना देना। क्लियर हो गया। तो दूरदर्शी दोष क्या होता है, दूरदर्शी में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसे संशोधित करने के लिए हम उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। चलो तीसरा, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपको दिया है, ठीक है, क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिख लो अवतल दर्पण के लिए, ये चीज़ लिख लेना पहले, जिससे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। क्या है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, क्या है, वस्तु की दूरी, यहाँ लिख लो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, यू, वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। कैसी लेते हो आप, माइनस में लेते हो, यू तो हमेशा माइनस में लेते हो, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। इसके बाद ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, यह कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। आप बताओ फोकस दूरी अवतल दर्पण की कैसी होती है, वो माइनस की होती है। आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है आपकी, क्या होती है आपकी बी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो लगा दो क्या, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, इससे लगा दोगे। बस इतना करने के बाद आपका जो है 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। आगे इसको हल कर लो, सबके मान रखो, यफ का मान कितना है आपका, ठीक है, जो यफ का मान दे रखा है आपको कितना है, ये ध्यान दे लो, यफ का मान कितना है, ये देखो -30, तो -1/30 बराबर 1 क्या बी, और ये प्लस यू का है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 1/15। देखो ये माइनस का इस साइड में लागू का कोई जी प्लस का, तो 1/30 प्लस 1/15 बराबर 1/B। एलसीएम ले लोगे 30 और 15 का, तो कितना हो जाएगा 30। कैसे लिया हमने, 15 वो 30 का, 5 से काटा, 5 तियाँ 15, 5 छक 30, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर हमने 2 से काट दिया, 5 तियाँ 15 दूनी 30, 30 आ गया। 30 की 30 में करोगे भाग, 30 एकम 30, तो -1 प्लस 15 दूनी 30, तो 2 बराबर 1/B। तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 में से 1 गया, तो 1/30 बराबर 1/B। तिरछी गुणा कर लो यहाँ से क्या हो जाएगा, B बराबर 30 सेंटीमीटर। B बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अतः आप क्या लिखोगे, अतः प्रतिबिंब कैसा है, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा आपका प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल कहाँ और कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे कितनी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
बस ऐसे पूरा कर देना, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो चौथा, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। क्या होता है? विबग्योर। बस यही क्रम होता है, लिख देना आप। ठीक है, चलो इसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हो, 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत में से कितनी धारा ली जाएगी? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। 6 अंक का। तो मैं आपको ये वाला करके दिखा दूं सवाल, तो सुन सॉरी। चलो सबसे पहले दिया है, पहले बल्ब के लिए, ये पहला बल्ब है, शक्ति है कितनी? ये शक्ति होती है P1। P1 कितना है आपका? 100 वाट। और B कितना है आपका? 220 वोल्ट। यहाँ से क्या निकाल लो आप? क्या निकाल लो? प्रतिरोध निकाल लो, प्रतिरोध निकाल लो। यहाँ से क्या हो जाएगा? R1 बराबर B²/P1। सर ये कैसे फार्मूला लिखा आपने? फार्मूला एक पढ़ा होगा क्या? P बराबर आपने पढ़ा होगा B²/R। पढ़ा नहीं पढ़ा है? शक्ति, ये R इधर ले गए तो P² क्या आ गया? P। तिरछी गुणा कर दी, ठीक है, यार यहाँ आ गया, P यहाँ आ जाएगा। R1 यहाँ निकाल लो। B कितना है आपका? 220। B² है तो 220 बटे P1 कितना है आपका? 100। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, इसकी गुणा कर लो तो R1 आ जाएगा 22 की गुणा 484 ओम। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R2। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? B²/P2। क्या हो जाएगा आपका? R2। B² कितना है? ठीक है ना। दूसरे बल्ब के लिए यहाँ पे देखो P2 कितना है? 60 वाट। ये हो गया 60 वाट। और B कितना है आपका? 220 वोल्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। आप बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, B² कितना है आपका? 220 और गुणा 220 बटे P2 कितना है? 60। 1 0 से 1 0 उड़ा दो। ठीक है, जब इनकी आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 220 और 22 की गुणा कितनी हो जाएगी? ये आया था ना 484, 1 0 और लगा दो और बटे 6 ओम। तो R2 आपका इतना आ गया। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? है कि नहीं? अगर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ आप लोग काटो ही मत, है कि नहीं? मैं यही कहता हूँ कि आप लोग क्या करो? काटो मत। ठीक है, इतना ही छोड़ दोगे, आपका आंसर जो है सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4840 बटे 6 ओम। चलो ठीक है, विद्युत देखो क्या हो गया? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध देखो, R1 कितना आ गया? 484। R2 कितना आ गया आपका? इतना 484 बटे 6 ओम। ठीक है, अब तुल्य प्रतिरोध क्या है? तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, चलो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, किस में जुड़े हैं ये? समांतर क्रम में। क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। बस मैंने इसीलिए नहीं बोला था कि आप काटो मत। क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 कितना है? 484 प्लस R2 कितना है? 484 0 बटे कितना है आपका? यहाँ पे कितना है? 440 बटे 6। ये 6 ऊपर पहुँचा दो। ठीक है, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/484 प्लस 6/484 0। जब यहाँ पर आप क्या लोगे? लासा लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 4840। ठीक है, यहाँ पे भाग करोगे तो 10 बार जाएगा, 10 यहाँ प्लस 6। ठीक है, ये चला एक ही बार तो जाएगा यहाँ पे, इसका भाग करोगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 10
6 16/484 जीरो। तिरछी गुणा करोगे तो 16R बराबर हो जाएगा आपका कितना, देख लो 4840। तो R बराबर कितना हो जाएगा 4840/16। काटो 16 तियाँ 48, ठीक है 40 बचे, जीरो उतारा, 16 दूनी 32 और पॉइंट 16 पंजे 80। तो R कितना हो गया 302.5 ओम। तो ये हो गया आपका तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध आपने निकाल लिया अच्छे से, ठीक है ना, निकाल लिया आपने अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करने वाले हो, ठीक है, अब आप करोगे उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान। अब क्या निकालना है आपको, अलग अलग धारा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो अलग अलग धारा का मान निकालो तो कैसे आ जाएगा आप लोग, ठीक है। तो अलग अलग धारा का मान निकालो, चलो भैया निकालो अलग अलग धारा का मान, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से निकालोगे P बराबर BI, यहाँ से निकालोगे पहले बल्ब के लिए धारा, अलग अलग धारा का, पहले बल्ब के लिए धारा क्या हो जाएगी धारा, देखो यहाँ पे आपको P1 दे रखा है 100 वाट और B दे रखा है आपको 220। तो यहाँ से P बराबर क्या होता है BI से, ठीक है, P1 हो जाएगा। तो यहाँ से P1 कितना है 100 बराबर B कितना है 220। I आपको निकालनी है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 निकालनी, ठीक है, I1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100/220, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे आप कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 11, ठीक है। तो I बराबर आ जाएगी 5/11 एम्पियर, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार I2 क्या हो जाएगा, I2 इसी प्रकार I2 हो जाएगा आपका क्या P2/B, ठीक है। I2 P2 कितना है आपका, देखो P2 यहाँ पे देखो कहाँ है, ये 60, ठीक है ना। B कितना है 220, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 3 6, यहाँ पे 11। तो I2 कितना आ जाएगा 3/11 एम्पियर। बस ये आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही सवाल आप पूरा लगा देना अच्छे से, ठीक है ना, यही आपके पेपर में आने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही कर देना पूरा का पूरा सवाल, अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब हम करेंगे उपखंड खा। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, जिससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, ठीक है, ये हो गया। इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, जल से अभिक्रिया करके, कैसे, जल से, ठीक है, अभिक्रिया कर दो जिप्सम, कैसे देखो CaSO4 × ½ H2O प्लस जल क्या लोगे 3/2 H2O। अब आपको बन जाएगा जिप्सम, क्या हो जाएगा जिप्सम CaSO4 × 2 H2O, बस यही होता है आपका जिप्सम, ठीक है, क्लियर। 4 अंक आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला होता है, CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या H2O, बस हो गई आपकी संतुलित समीकरण, यही आंसर हो गया। ऐसे ही लिख देना, क्लियर। इसके बाद जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक क्या होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3, गिब्स क्या बनेगा जिंक नाइट्रेट, क्या हो जाएगा ZnNO3 प्लस सिल्वर क्या बचेगा Ag, बस क्लियर, ठीक है। नाम सबके लिखे ही हुए हैं, 4 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल अल्कोहल सोडियम से विक्रिया करता है, एथिल अल्कोहल किससे, सोडियम से विक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है CH3CH2OH, किससे विक्रिया करता है, सोडियम से, ठीक है। तो क्या 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 बनता है, केवल समीकरण आपको लिखनी है। तो क्या बनेगा आपका, ध्यान देना है, क्या बन जाएगा CH3CH2ONA प्लस H2, बैलेंस ही कर लो,
यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 2 कर लो, यहाँ भी 2 कर लो, बस आपकी पूरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही छाप देना। ठीक है, बैलेंसी होकर ऐसे ही बनेगी। एथिल अल्कोहल को NH के साथ गर्म करते हैं तो CH3CH2OH प्लस NaOH के साथ गर्म करते हैं। क्या बन जाएगा आपका दोस्तों? तो बन जाएगा CH3CH2O Na प्लस H2O। बस खाली समीकरण आपको लिखनी थी। ठीक है, समीकरण ही आपको लिखनी है और कुछ नहीं करना है। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल क्या फार्मूला होता है? एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है? ठीक है, तो क्या बनता है यही आपको बताना था दोस्तों। ठीक है, चलो क्या बन जाएगा आपका? ये CH3 देखो दोस्तों, ये होता है यहाँ तक, क्या होता है आपका यहाँ तक होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, ये माइनस। तो आप सभी जानते हो कि माइनस किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ। और ठीक है, माइनस प्लस के साथ जाएगा, प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? CH3COONA। देखो ये माइनस किसके साथ चला गया? ये इतना चला गया आपका Na, और जो बचा है लिख दो H2O, बस बन गई। इसके बाद एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल को गर्म कर दो किसके साथ? K2Cr2O7 के साथ। तो क्या है एथिल अल्कोहल? CH3CH2 और OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल के किसके साथ गर्म करते हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बस यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा? K2Cr2O7 गर्म कर दिया, क्या बनेगा आपका? CH3CHO प्लस H2O। ठीक है सर, ये जल क्यों निकलता है? क्योंकि आप सभी जानते हो शराब में मिलाकर क्या पीते हो? पानी। ठीक है, इसीलिए निकलता है पानी। चलो एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस एसिटिक अम्ल CH3COOH क्या बन जाएगा आपका? तो ये बन जाएगा CH3COOC2H5 और प्लस H2O। बस ये क्या बना आपका? एस्टर। एस्टर बोल दो या क्या बोल दो? एथिल एसीटेट। क्या बोल दो? एथिल एसीटेट। बस इसी को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? यही आपकी एस्टीकरण की अभिक्रिया है। कौन सी? एस्टीकरण की। ठीक है, इसी को एस्टीकरण याद रखना। एस्टीकरण अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है। अथवा में आप ये कर सकते थे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, संचारण पे, भौतिकीकरण पर, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी पर आप क्या लिख सकते हो? टिप्पणी लिख देना। 6 अंक आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको ऊपर वाला हल करके बता दिया, इस पे आप थ्योरी याद कर लेना। क्लियर? चलो अब करेंगे हम लोग उपखंड गा, जिसमें आपके जीव विज्ञान के प्रश्न होने वाले हैं। तो क्या पहला खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? ये स्पष्ट कीजिए। 4 अंक का। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कर देना आप लोग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में भी बताया था। इसके बाद परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, परिवार नियोजन की विधियां आप लिख लीजिए। इसके बाद 11वां, मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। 6 अंक का। अथवा में मेंडल के वंशागति के नियमों की विवेचना कीजिए। मेंडल के 3 नियम थे आपके, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, और आपका किसका था? और किसका था? और स्वतंत्र अभिव्यंजन का, पृथक्करण का नियम, और एक नियम आपका और है। ठीक है ना, वो सभी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।